हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के टाइम में सासों को अपनी एक बहू के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। वही ममता अपनी 5 बहुएं, बड़ी बहू पूनम, छोटी बहू आरती, तीसरी बहू राधिका, चौथी बहू प्रीति और 5वीं बहू कविता के साथ रहती थी। लेकिन पांचों बहुओं में बहुत अंतर था। उसकी 3 बहुएं पूनम, आरती, प्रीति फिर भी ठीक थी, जो कि गर्भवती होते हुए भी घर के सारे काम करती थी। लेकिन उसकी तीसरी बहू राधिका और 5वीं बहू कविता तो काम को देखकर ऐसे दूर भागती थी जिसे भूत देख लिया हो। कुछ समय बीतता है, तभी एक दिन ममता अपने कमरे से नीचे आते हुए देखती है कि उसकी बड़ी बहू पूनम, जो कि 8 महीने की गर्भवती होते हुए भी किचन में खड़ी खाना बना रही थी। वहीं उसकी 5वीं बहू कविता सोफे पर बैठी नेल पेंट लगा रही होती है, जिसे देखकर वो कहती है, क्या बात है बहू, शर्म लिहाज तो लगता है अपने मायके ही छोड़ कर आई है ना? गई कविता, आज तू। हिटलर ने तुझे सुबह सुबह ही देख लिया बैठे हुए। अब इनका भाषण शुरू। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? तुझे बड़ों का लिहाज है या नहीं? माँ जी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? तेरे सामने तेरी बड़ी भाभी बेचारी, जो कि गर्भवती है, फिर भी इतनी गर्मी में खड़ी होकर खाना बना रही है, और एक तू है कि सुबह सुबह आराम से बैठकर नेल पेंट लगा रही है। जाने दीजिए ना माँ जी, कोई नहीं, छोटी सी बात है। बहू, यही बोल बोल कर तुम ही लोगों ने इसे और कामचोर बना दिया है। पहले से ही ये क्या कम कामचोर है जो और इसे बना रही हो? कोई बात नहीं माँ जी, जब सिर पर आफत आन पड़ेगी ना तो सब सीख जाएगी। बहू, और कब सिर पर पड़ेगा तेरे? जैसे तुम इस घर की बहू हो वैसे ही ये भी है। माँ जी, मैंने थोड़ी ना कहा था भाभी को खाना बनाने के लिए, वो तो खुद ही बना रही थी। बड़ी बहू इसलिए बना रही थी क्योंकि उसे पता है अभी सब नाश्ते के लिए आ रहे होंगे, जो कि तुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा, ना ही समझ में आता है, इसलिए नाश्ता बनाने के टाइम पर तू बैठी है नेल पेंट लगाने। ममता अपनी 5वीं बहू कविता को उसके कामचोरी के चलते सुना ही रही थी कि तभी उसकी आवाज सुनकर उसकी बाकी बहुएं और बड़ा बेटा प्रतीक वहां आकर अपनी माँ से कहता है, क्या हुआ माँ, आप क्यों सुबह सुबह गुस्सा कर रही हैं? बेटा तो क्या करूँ, जब घर में कोई कामचोर बहू आ जाती है तो ऐसा ही होता है। जाने दीजिए माँ, इनकी आपस की बात है, देख लेंगी ये सब, आप दुखी ना हो। जेठ जी सही कह रहे हैं माँ जी, जब आपको इनकी आदतों का पता है तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? माँ जी, आप शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। बीपी तो मेरा इन दोनों कामचोर बहुओं ने बढ़ा रखा है। ना जाने कहाँ बैठी थी दोनों, जो मेरे बेटों के पल्ले बन गई। मेरे कर्म तीसरी और 5वीं बहू लाने में ही खराब हो गए थे लगता है, जो ये दोनों एक से बढ़कर एक कामचोर बहू मेरे घर में आ टपकी है। माँ जी, मैंने क्या किया है? राधिका, अब तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? माँ जी तुम्हें थोड़ी ना बोल रही हैं। भाभी, माँ जी कविता के साथ मुझे भी बोल रही है। हाँ, बोल रही हूँ क्योंकि तेरी देवरानी को नेल पेंट लगाने से फुर्सत नहीं है और तुझे सोने से, इसलिए सुबह हुए इतना समय हो गया है, लेकिन तेरे मुंह पर अभी तक पानी नहीं पड़ा। माँ जी, भाभी नहीं नहाई, लेकिन मैंने नहा लिया, इसमें तो मैं कामचोर नहीं हूँ ना। चुप कर, तूने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया या काम में अपनी भाभीयों का हाथ बटा दिया? माँ जी, वो रात को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए सुबह जल्दी आँख नहीं खुली। बहू, सीधे सीधे बोलना कि तू इसलिए नहीं नहाई कि तुझे कोई काम ना करना पड़े। काम चोरी में तो तू अपनी देवरानी की भी माँ है। इसको कैसे पता चल गया? सासू माँ तो सच में चालाक है। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आखिरी बार तुम सबको समझा रही हूँ, सभी लोग एक साथ मिलकर काम किया करो, और तुम दोनों अपनी काम चोरी छोड़ इन तीनों की मदद किया करो। बेचारी तीनों ही गर्भवती हैं, पूनम 8 महीने से, आरती 5 महीने से और बेचारी प्रीति 3 महीने से, तो इनका खास ख्याल रखना है। जी माँ जी। ममता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ राधिका और कविता की कामचोरियां भी बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक दिन ममता किसी काम से बाहर गई होती है और पूनम को रूटीन चेकअप के लिए क्लिनिक जाना होता है। तभी वो अपनी देवरानी राधिका को बुलाकर कहती है, राधिका, आज सुबह से पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है और रूटीन चेकअप की डेट भी है।
तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी मेरा चेकअप करवाने के लिए? भाभी अभी इस टाइम? हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? भाभी बाहर कितनी गर्मी है और मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था। राधिका, मैं प्रीति या आरती से नहीं कह सकती हूँ, वो खुद इस हालत में नहीं है और कविता भी कुछ ना कुछ कर रही होगी, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला। अगर मना कर दिया तो बात मेरी सासू माँ तक चली जाएगी। ठीक है भाभी, चलिए। इतना कहकर दोनों क्लिनिक जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों क्लिनिक पहुंच जाते हैं और पूनम का चेकअप शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद जब पूनम बाहर आती है तो देखती है कि राधिका वहाँ नहीं है। वो जैसे तैसे अकेले घर पहुँचती है और घर आते ही अचानक चक्कर खाकर गिरने वाली होती है कि तभी उसकी सास ममता उसे संभालते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना बहू? जब तबीयत ठीक नहीं है तो कमरे से बाहर आने की क्या जरूरत थी? तुम पसीने से क्यों भीगी हुई हो? माँ जी, वो मैं चेकअप के लिए गई थी, बस अभी घर पहुँची हूँ। क्या चेकअप के लिए, वो भी अकेले? माँ जी, गई तो मैं राधिका के साथ थी, मुझे समय लग गया, शायद वो चली आई हो। हे भगवान बहू, तूने उस कामचोर लड़की को क्यों बोला साथ में चलने के लिए? मुझे बता देती। माँ जी, और कोई था ही नहीं जाने वाला, आप बाहर गई थी। कोई बात नहीं बहू, आगे से जब भी तुझे चेकअप के लिए जाना हो तो पहले ही मुझे बता दियो, मैं चलूंगी तेरे साथ। उन कामचोरों को बोलने की जरूरत नहीं है। ममता इतना कहकर पूनम को उसके कमरे में लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन राधिका और कविता के कामचोरी की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। हमेशा बस वो काम से बचने का बहाना ही ढूंढती। ऐसे ही थोड़ा समय और निकलता है। तभी एक दिन शाम के समय पांचों बहुएं हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी प्रीति कविता से कहती है, कविता प्लीज छत से जाकर कपड़े ले आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या भाभी, मेरा छत पर जाने का मन नहीं है, इतना अच्छा सीरियल चल रहा है मेरा। कविता, इतनी कामचोरी ठीक नहीं है, कितना टाइम लगेगा? कपड़े लेकर आओ जल्दी से। क्या भाभी, माँ जी कम है क्या हमें कामचोर बोलने के लिए, जो आप लोग भी शुरू हो गई? माँ जी गलत क्या बोल रही हैं? सही तो बोल रही हैं। तुम दोनों जरूरत से ज्यादा ही कामचोर हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसलिए बोला, क्योंकि कपड़े भी माँ जी के ही हैं। वो आते ही पूछने लगती, लेकिन छोड़िए मैं ही ले आती हूँ। इतना कहकर प्रीति कपड़े लाने के लिए छत पर जा ही रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे आ गिरती है। उसकी आवाज सुन के सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तभी उसकी सास ममता उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ समय बाद डॉक्टर ममता के पास आता है और कहता है, सॉरी ममता जी, हम आपकी बहू के बच्चे को नहीं बचा पाए। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया है। डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। आई एम सॉरी। आप प्लीज अपनी बहू का ध्यान रखें, वो बहुत कमजोर है। जी डॉक्टर। कुछ समय बाद ममता अपनी बहू प्रीति को लेकर घर आती है और सभी को उसके मिसकैरेज के बारे में बताती है, जिसे सुनते ही सब बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी पूनम अपनी सास को मिसकैरेज से पहले की सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद ममता कहती है, कविता बहू, अब तो तू खुश हो गई होगी ना? मजा आया काम चोरी करके? आज तुम दोनों की काम चोरी के चक्कर में घर में कितना बड़ा हादसा हो गया। राधिका उस दिन पूनम को अकेले हॉस्पिटल छोड़कर गई थी, आज तुम्हारी काम चोरी की वजह से ये सब हो गया। अभी भी तुम्हें समझाने की जरूरत है क्या? अपनी सास की सारी बातें सुनने के बाद दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास के साथ और सभी से भी अपनी गलती की माफी मांगती है और आगे से कभी किसी भी चीज में कामचोरी ना करने का वादा करती है। साधना की 5 बहुएं थी, लेकिन पांचों बहुओं में एक जैसी समानता थी। पांचों को डांस बहुत अच्छा आता था। ऐसे ही एक दिन साधना हॉल में बैठी होती है और बोलती है, अरे शाम होने को आई है, लेकिन बहुओं से मेरे लिए अभी तक खाना नहीं लाया गया। भूखा ही मार दोगी? मैं ही जाकर देखती हूँ, इतना समय क्यों लग रहा है इनको। इतना बोलकर साधना किचन की ओर जाती है और पांचों बहुओं को आराम से मजे में डांस करते हुए खाना बनाते देखती है कि तभी बड़ी बहू नित्या आकर कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ क्यों आई? मैं आ तो रही थी आपके पास। कोई बात नहीं, अब आ ही गई हो तो मेरे साथ कमर हिलाकर डांस कर लो, थोड़ी पतली हो जाएगी। ये लो माँ जी, जब तक खाना बन रहा है आप ये खाओ। अरे
नाच पिटी, पहले तो तू सीधी चल, आगे पीछे आंखें लगा रखी हो जैसे, तूने पता नहीं कैसे चलती है तू। अरे ये सब छोड़ो, आप मेरे साथ आओ। वैसे भी अभी तक अकेले ही कर रही थी, अच्छा हुआ आप आ गए। ला 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 ला। छोड़ मुझे तू, मेरी कमर तोड़ेगी क्या? अपनी उम्र और मेरी उम्र में फर्क देख, बड़ी आई मेरे साथ डांस करने वाली। मैं तो ये बोलती हूँ आप सब भी मेरे साथ करो। देखो ऐसे करना, जब ये वाली लाइन आए, आमी जे तो माँ, हाथ को यहाँ से लाना है। अरे बस भी करो ये भूतिया नाच, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुड़ैल अपना बदला ले रही है। सबसे अच्छा है कि भांगड़ा करो, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। ऐसे ओ बल्ले बल्ले। अरे मेरी प्यारी नाच नाचने वाली बहुओ, आप सब लोगों का ये डांस हो गया हो तो अपनी सास पर थोड़ा एहसान कर दो और खाना दे दो, मैं टेबल पर ही हूँ, ले आओ खाना। इतना बोलकर साधना बाहर टेबल पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद नित्या बेली डांस करते हुए कपड़े प्रेस कर रही होती है कि तभी पीछे से उसका पति नलीन और साधना आते हैं और नलीन बोलता है, माँ जल्दी से डंडा लाओ, नित्या को देखो शायद करंट लग गया है, देखो कितना हिल रही है। अरे पहले जा और प्लग बंद कर और थोड़ा ध्यान से करियो, कहीं तू भी नित्या के साथ साथ ना चिपक जाए। जैसे ही नलीन नित्या के हाथ पर डंडा मारता है, नित्या चिल्लाते हुए कहती है, पागल हो क्या आप? इतनी जोर से डंडा मार दिया। एक तो आपके कपड़े प्रेस कर रही थी, लो पकड़ो, खुद ही कर लो, मैं नहीं कर रही। क्या तू प्रेस कर रही थी? लेकिन हमने तो देखा कि तुझे करंट लगा था, इसलिए तो तुझे बचाने आ गए। मैं तो बस अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी और आप दोनों ने बीच में आकर डंडा मार दिया। हटो अब। तुम्हारा डांस तो मुसीबत बन चुका है हमारे लिए, पता नहीं क्या क्या करती रहती हो। इतना बोलकर नलीन और साधना चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद मेघना किचन में मून वॉक करते हुए खाना बना रही होती है कि तभी साधना और पंकज वहाँ आते हैं और पंकज बोलता है, भाभी प्लीज आप हम लोगों पर मेहरबानी करो और खाना बनाते हुए अपना ये उल्टे पैर मत चला करो। करम जली, तेरे कर्मों की तरह ही ये खाना भी जल गया, अब हम क्या खाएंगे? आई हेट टीएस पुष्पा, खाने का क्या है, वो तो बनता भी है और जलता भी है। मेरे साथ मून पर चलो, मून वॉक करते हैं। चलो माँ आप मेरे साथ, वरना भाभी आपको मून वॉक का तो पता नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में मून वॉक जरूर करवाएंगी। पंकज और साधना वहाँ से चले जाते हैं तो उन्हें वहीं पर आकर रोकते हुए श्वेता कहती है, कम ऑन जेठ जी, लेट्स प्ले म्यूजिक। आओ मेरी कमर पर हाथ रखो, मेरी तरह करो। अरे निर्लज, तुझे शर्म नहीं आती? अपने ससुर समान जेठ के साथ ऐसे बात कर रही है, ऊपर से बोल रही है अपना गंदा सा डांस करने के लिए। राम राम। कोई बात नहीं, जेठ जी ना सही, सासू माँ तो है ना। आओ मैं आपके साथ करती हूँ, देखो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे करना। ला 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 ला। श्वेता तुमने क्या अपना दिमाग मेघना भाभी के खाने में रख दिया था जो जल गया? तुम क्या ये बहकी बहकी बातें कर रही हो? थोड़ी तो शर्म रखो तुम। किस बात की शर्म? जब मैं इतना अच्छा डांस करती हूँ, किसी को सिखा दूंगी तो क्या घिस जाएगा? मैं तो यही बोलती हूँ कि इंसान को डांस करते रहना चाहिए। पंकज और साधना श्वेता की बात को अनसुना करके वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद जैसे ही सब सो जाते हैं तभी संध्या और बेला हॉल में आती है और संध्या बोलती है, चलो सब सो गए हैं, तीनों ने तो डांट सुन ली और हम बच गए। अब हम यहाँ आराम से डांस कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ लेकिन तुम जोर जोर से अपना बल्ले बल्ले मत करने लग जाना, थोड़ा धीरे धीरे करना, ठीक है? दोनों एक साथ डांस करने लगती हैं और धीरे धीरे दोनों की आवाज तेज हो जाती है और घर में सब लोग उठ जाते हैं। सब बचे हुए लोग एक साथ साधना के कमरे में आते हैं और साधना कहती है, अरे ये घुंघरू की आवाज और ये सा नीसा और ये बीच बीच में कौन भंगड़ा कर रहा है? कहीं कोई भूत तो नहीं है ना? आप भी क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? किसी घर में टीवी चल रहा हुआ जोर से, चलो वहीं जाके पता चलेगा। अब सभी नीचे हॉल में आकर देखते हैं और दोनों को ऐसे डांस करते हुए देखकर हैरान होते हैं। तो गुस्से में साधना बोलती है, तुम दोनों को यही टाइम मिला था? तुम लोगों की वजह से तो ना ही दिन में चैन है और ना ही रात में। ये क्या लगा रखा है तुमने? आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे हम लोग, इसलिए तो यहाँ रात में डांस कर रहे थे। लेकिन आपको भी मेरा डांस देखे बिना नींद नहीं आती है ना, तभी आई हो ना? हे भगवान, ये लोग तो ना खुद सोती है ना हम लोगों को सोने देती है। यहाँ तो एक से बढ़कर एक है। चलो बहुत हो गया, अब जाकर सो जाओ सब, कल सुबह काम पर भी जाना है। आप लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। मैंने वैसे भी आज पूरे दिन डांस नहीं किया है, मुझे तो वैसे भी नींद नहीं आने वाली। बस हो गया, तुम लोगों का रोज रोज का यही ड्रामा हो गया। तुम सबको नाचने का बहुत शौक है ना? हाँ माँ जी। ठीक है फिर
अब यहाँ 2 दिन बाद एक डांस प्रतियोगिता होगी, जिसमें जो जितने देर तक डांस कर सकता है वही जीतेगा और बाद में उसे इनाम दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में तुम 5 के साथ साथ मैं भी हिस्सा लूंगी। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर सब सोने चले जाते हैं और सारी बहुएं प्रतियोगिता को जीतने की तैयारी में लग जाती है। और 2 दिन बाद प्रतियोगिता का दिन आता है। तभी संध्या मेघना को कहती है, चलो वो दिन आ ही गया, अब मैं सबको बता दूंगी कि मुझसे अच्छा डांस कोई कर ही नहीं सकता। बड़े आए मुझसे जीतने वाले। मुझे तुम कम मत समझना, मैं अपने नाम की तरह ही ऐसा डांस करूंगी कि सच में मेघा हो जाएगी। और रही बात इनाम की, तो वो तो मैं ही जीतूंगी। बाद में तुम रोने मत लग जाना। थोड़ी देर में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और 5 बहुएं बहुत ही जमकर डांस करती है। वहीं साधना बस हाथ पैर ही हिला रही होती है। ऐसे करते करते बहुत देर हो जाती है, लेकिन कोई भी रुकने का नाम ही नहीं लेता। थोड़ी देर में श्वेता और संध्या बहुत थक जाती है और रुक जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे मेघना और बेला भी रुक जाती है और आखिर में बस साधना और नित्या ही लगी रहती है। साधना बस हाथ पैर ही हिला रही थी, इसीलिए वो ज्यादा नहीं थकती, लेकिन नित्या पूरी फुर्ती के साथ नाच रही थी, इसीलिए वो भी थक कर बैठ जाती है और प्रतियोगिता साधना जीत जाती है। तो नित्या उससे कहती है, अरे वाह माँ जी, हम 5 बहुएं जिन्हें बस डांस ही आता था, आपने हमें हमारी ही कला में हरा दिया। बताइए अब हम आपको इनाम में क्या दें? इनाम में बस तुम 5 से एक वादा चाहिए कि तुम 5 जो रोज बिना बात के कहीं भी शुरू हो जाती हो, डांस करने लगती हो, वो नहीं करोगी। अब से इस घर में कोई डांस नहीं करेगा। ठीक है माँ जी, आप जीती हो इसलिए आपकी बात मानते हैं, हम बात मानते हैं। इतना कहकर साधना 5 बहुओं का रोज बिना बात के कहीं भी शुरू हो जाने वाला डांस हमेशा के लिए बंद करवा देती है और आगे चैन से सबके साथ रहती है। ललिता देवी शाम के समय पार्क से सैर करके घर लौटती है तो देखती है कि उसकी दूसरी बहू रम्या की आंखों में आंसू हैं और वो सुबक सुबक कर रो रही है। उसे रोता देखकर ललिता देवी परेशान होकर उसके पास आती है और उसे अपने गले से लगाकर कहती है, क्या हुआ बहू, तू क्यों ऐसे रो रही है? कुछ हुआ है क्या? सासू माँ, प्रतिज्ञा मर गई सासू माँ। अरे पर कल तो भली चंगे थे, फिर अचानक? मुझे भी नहीं जीना सासू माँ, हे भगवान मुझे भी उठा ले। अरे पगली कैसी बातें करती है, शांत हो जा। बेचारी की उम्र हो गई थी, अब होनी को कौन टाल सकता है। कल तेरे मायके चलेंगे तेरी माँ को श्रद्धांजलि देने। माँ को क्यों श्रद्धांजलि देंगे? मरी तो पिया तेरे अंगना की प्रतिज्ञा है ना, देखो ना वही सीरियल चल रहा है टीवी पर। उसकी बात सुनकर ललिता देवी पलटकर टीवी की तरफ देखती है जिस पर नाटक चल रहा था। तभी वो झटके से रम्या को दूर करती है और वहाँ उसकी पहली बहू नंदिता आकर कहती है, सासू माँ क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर रही हैं आप रम्या को? क्योंकि मुझे लगा इसकी अम्मा प्रज्ञा टपक गई, लेकिन ये नासपिटी तो बेकार से सीरियल की बहू प्रज्ञा के मरने पर टेसुए बहा रही थी। हाय सासू माँ, मरने की बात मत करो। पिछले महीने मेरी मामी के भाई के चाचा का लड़का भरी जवानी में निकल लिया। बताओ बेचारे की क्या उम्र थी। मेरा तो जी बैठा जा रहा है ये खबर सुन सुन के। और आप लो अब ये अपना दुखड़ा रोने बैठ गई। हाय राम। वो बोल ही रही थी कि तभी उसकी चौथी बहू कंचन फोन पर बातें करते हुए वहाँ आती है। तभी बात करते करते उसके हाथ से फोन छूट कर गिर जाता है और वो जोर से रोते हुए कहती है, हाय हाय मेरा स्मार्टफोन टूट गया, ये क्या हो गया? अभी मैं कैसे बात करूंगी? सासू माँ कुछ तो करो सासू माँ। ओहो निकम्मी, पहले तू अपना ये जोर जोर से रोना बंद कर। कान के पर्दे फाड़ेगी क्या? फोन टूटने पर ऐसे कौन रोता है? आप तीनों ऐसे क्यों रो रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इन तीनों का छोड़, तू अपना बता, तू किस खुशी में रो रही है? सासू माँ आप तो जानती है ना, मुझे रोते हुए को देखकर रोना आ जाता है। देखिए ना कितना रो रहे हैं ये सब, मुझसे तो इनका रोना देखा ही नहीं जा रहा। तीसरी बहू सबको रोता देखकर रोने बैठ जाती है। तभी अचानक ललिता को छींक आती है और निशी के बगल में ही खड़ी पांचवी बहू श्वेता अपनी सास के छींकने पर रोते हुए कहती है, सासू माँ आपने छींक दिया। सासू माँ आपने क्यों छींक दिया? आप
सबके कीटाणु मुझ में आ जाएंगे और मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं भरी जवानी में बीमार हो जाऊंगी। अरे चुप कर जा, क्या बीमार होगी? तुझे तो पहले ही रोने की बीमारी है। हाय दैया, कैसे रोने लगी पड़ी है पांचों। कोई पड़ोसी सुनेगा तो क्या कहेगा? सास अपनी 5 बहुओं को कितना रुलाती है, पर वो क्या जाने इन 5 रोने वाली बहुओं के बीच में बिना आंसुओं के ही रो रही हैं। किसी दिन ये रो रो कर यहाँ आंसुओं की नदियाँ बहा देंगी और उसी में मेरा विसर्जन कर देंगी। यानी कि आप आंसुओं की मौत मरोगी सासू माँ? बताओ, कोई कुत्ते की मौत मरता है, कोई सुअर की, और आप एक अनोखी हैं जो आंसुओं की मौत मरेंगी। ऐसी मौत मेरी सहेली के भाई के दोस्त की भी हुई थी। बस कर दुखी आत्मा। अरे मैं पूछती हूँ, रोने के अलावा कोई काम नहीं है क्या तुम पांचों को? चुपचाप अपने पल्लू से अपने आंसू पोंछकर काम पर लगो। ठीक है सासू माँ। तभी पांचों की पांचों अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली जाती है। ललिता देवी को 5 बहुएं रोतड़ी मिजाज की मिली थी। सभी के बात बात पर आंसू बहने के अपने ही कारण थे। समझ लो कि ललिता देवी का बुढ़ापा इन 5 के रोने की आवाज सुन सुन कर ही कट रहा था। एक रोज वो गली में सब्जी वाले से सब्जियां ले रही होती है, तो उसका उदास चेहरा देखकर सब्जी वाला कहता है, क्या हुआ अम्मा जी? इतना सुहाना मौसम में आपके चेहरे पर 12 काहे बजे हैं? अरे तुझे क्या बताऊं छोरे, मेरी जिंदगी तो झींगा लाला से झंड हुई पड़ी है। तू सब्जी तोल, वरना अभी 5 में से कोई रोती पड़ती बाहर निकल आएगी। काहे? आपकी बहू आपको घर में ना देखकर रोने लगती है क्या? तू अपना काम पर ध्यान दे। जो सब्जी कही है तोल ना। हाँ तोल रहे हैं। अभी इतना जल्दी काहे कर रही हैं? वो सब्जियां ले ही रही थी कि तभी उसकी बहू कंचन जोर जोर से रोते हुए दरवाजे से ही आवाज लगाकर कहती है, सासू माँ चाय जल गई सासू माँ, मैं क्या करूँगी? देख आ ही गई। अरे चाय जल गई तो क्या, अब उसकी याद में आंसू बहाएगी? जा बहू कॉफी बनाकर पी ले। सासू माँ एक तो मेरी चाय जल गई, ऊपर से आप मुझे कॉफी पीने को कह रही हो। मुझे नहीं पीनी कॉफी। हाँ तो मेरा खून पी ले नालायक, कितनी जोर से रो रही है। चल अंदर, आ रही हूँ। और तू क्या खड़ा निहार रहा है? दे भी दे सब्जी। ये लीजिए अम्मा जी। इतना कहकर सब्जी वाला उसे सब्जियां पकड़ा देता है और वो जल्दी जल्दी घर के अंदर जाती है और जल्दी जल्दी में अपनी बहू श्वेता से टकरा जाती है। और टकराते ही श्वेता रोते हुए कहती है, आप मुझसे टकरा गई सासू माँ। आप बाहर से आकर मुझसे क्यों टकराए? अब बाहर के सारे कीटाणु मेरी बॉडी में आ जाएंगे। परे हट और ये आंसू बहाना बंद कर। मैं तुझसे टकराई हूँ कि तू मुझसे? थोड़ा सा कोई छू क्या दे, रोने बैठ जाती है। बाकी की रोतड़ू देवियाँ कहाँ है? सासू माँ वो क्या वो? दिल है परदेसी नाटक वाली का रिश्ता टूट गया सासू माँ। बेचारी 30 की हो गई और अभी कोई रिश्ता भी नहीं जुड़ रहा। अरे रिश्ते की बात तो मत कर राम्या तू। मेरी काकी के लड़के के लिए 36 लड़कियों के रिश्ते आए, पर उसने एक की बात भी आगे नहीं बढ़ाई। उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। आप सब फिर रो रहे हो? ऐसे मत करो ना, मैंने अभी मेकअप किया है, मुझसे किसी का रोना देखा नहीं जाता। बस पूछने की देरी होती है, फिर तो अलग अलग सुर में 5 रोती बिलकती टपक पड़ती है। बस करो, तुम लोगों का रोना सुन सुन कर मेरा सर फटा जा रहा है। एक बात बताओ, इतने आंसू तुम 5 लाती कहाँ से हो? क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी में इतने आंसू एक साथ बहते हुए नहीं देखे। सासू माँ, आप हमारे रोने का मजाक बना रही हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे नलायको, तुम खुद रो रो कर अपना मजाक बनवाती हो। 4 दिन की जिंदगी है बहुओ, हंसते खेलते गुजारो। ऐसे बात बात पर रोकर गुजार दोगी क्या? रोने की वजह होती है, कोई दुख होता है, पर तुम 5 तो रोने के लिए बहाने ढूंढती हो। कभी रोने की जगह हंस भी लिया करो। अपनी सास की बातें सभी सुबक सुबक कर रोते हुए ध्यान से सुनती है। तभी उनमें से रम्या कहती है, सासू माँ अब नाटक इतने इमोशनल होते ही है कि आंसू अपने आप ही बहने लगते हैं। रम्या बहू, वो फालतू के नाटक को देखना छोड़ दे, वरना मैं ही केवल कटवा दूंगी। और तू अपने दिमागी वहम को मिटा, रोज सुबह योगा कर। कंचन बहू, तू छोटी छोटी बातों पर रोती है, छोटी बच्ची है क्या? और तू महारानी सबसे बड़ी, तेरे आंसू तो नहीं निकलते, लेकिन हमेशा अपना रोना लेकर बातें करने बैठती है तू। अरे तुम चारों अपना रोना बंद कर दोगी तो ये श्वेता बहू तो अपने आप ही रोना बंद कर देगी। अरे निकमियों, कुछ नहीं तो अपनी इस बूढ़ी सास पर ही रहम खा लो।
रोना बंद कर दो, मेरी किस्मत फूटी है क्या? अपनी सास को रोता देखकर पांचों अपने आंसू पोंछती है और वादा करती है कि अब वो कभी नहीं रोएंगी। उनकी ये बातें सुनकर ललिता और जोर जोर से रोने लगती है। तभी पांचों साथ में कहती हैं, सासू माँ अब आराम रो रही है। अरे पगलियो, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम्हारी बिना आंसू की आंखें देखकर बड़ी खुशी हो रही है। सासू माँ। सिलेंडर घबराते हुए अपने कमरे से निकल रहा था कि तभी ट्विंकल उसे जाते हुए देख लेती है और फिर पीछे से आवाज मारते हुए बोलती है, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, आपको पता है ना, आप मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते। झूठ? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ यार, तुम भी ना बस यूं ही सोचे जा रही हो। अच्छा चलिए ठीक है। ओहो, देखा, मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। कैसा काम? आज मैंने नाश्ते में आपका फेवरेट गोभी का पराठा बनाया है। वाह क्या बात है, चलो जल्दी। यहाँ क्या कर रहे हैं फिर हम? ट्विंकल सिलेंडर को पराठे देती है जो कि सिलेंडर को बहुत पसंद आते हैं और उन्हें खाकर वो ट्विंकल से कहता है, वाह यार बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं ये तो। मन तो कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। अच्छा जी? सच में यार। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। हाँ पूछो। आपने मेरी पिंक कलर वाली फ्रॉक देखी है? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। सच में? अब मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो पूरा है, लेकिन क्या? लेकिन भरोसे से ज्यादा मुझे यकीन है कि मेरी फ्रॉक के साथ अगर कुछ हुआ तो वो आप ही नहीं किया होगा। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि आपके हाव भाव सब बदले हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। चलो मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, आप जाइए, आपसे तो शाम को बात करती हूँ। ओके बाय। सिलेंडर, आज तो तू गया। इसके बाद सिलेंडर ऑफिस के लिए निकल जाता है और पूरे रास्ते बस एक ही बात सोच रहा होता है, यार सिलेंडर, ये तूने क्या कर दिया? तुझे पता है ना कि ट्विंकल को वो पिंक कलर वाली फ्रॉक कितनी ज्यादा पसंद है, तूने फिर भी उसे जला दिया। मुझे तो ये लग रहा है कि उसे इस बारे में पता चल गया है, तभी वो जेम्स बॉन्ड बनी हुई थी। अगर ऐसा हुआ है तो आज तो मेरी खैर नहीं। जैसे मैंने उसकी फ्रॉक जला दी थी, ठीक है वैसे ही वो मुझे जिंदा ना जला देगी। नहीं सिलेंडर, तू ये सब मत सोच, क्या पता उसे पता ही ना चला हो। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। सिलेंडर जब ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी बॉस भी सेम वही फ्रॉक पहनकर आई होती है जैसी फ्रॉक ट्विंकल की थी और जो गलती से सिलेंडर ने जला दी थी। तो सिलेंडर अपनी बॉस को देखकर खुद ही सोचने लगता है और बोलता है, क्या यार, आज तो हर जगह यही फ्रॉक नजर आ रही है और मेरी धड़कनें बढ़ा रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही फ्रॉक दो जगह मौजूद हो? मुझे अपनी बॉस से पूछना चाहिए इस बारे में। इस सब के बाद सिलेंडर अपनी बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है, एक्सक्यूज मी मैम। यस मिस्टर सिलेंडर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। तो फिर क्या बात है, बताइए। एक्चुअली मैम, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये फ्रॉक बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है आपके ऊपर। थैंक यू मिस्टर सिलेंडर। अब बताइए क्या बात है? मैम मुझे ये फ्रॉक चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप गलत समझ रही हैं मैम। मेरा मतलब ये है कि ऐसी जैसी फ्रॉक चाहिए मुझे। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे ये कहाँ मिल सकती है? ओह अच्छा, ये बात है, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। वैसे आपको यही वाली फ्रॉक क्यों चाहिए? एक्चुअली मैम, मेरी वाइफ के पास भी सेम यही वाली फ्रॉक थी जिसे मैंने गलती से जला दिया। अगर मेरी वाइफ को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। ऐसे कैसे जला दी आपने उनकी फ्रॉक? मैं अपने कपड़े आयरन कर रहा था तो मैंने सोचा कि उसकी फ्रॉक भी आयरन कर देता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था उसे आयरन नहीं करते हैं। जैसे ही मैंने उस पर प्रेस रखी, उसमें तो छेद ही हो गया। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगा। अरे कोई बात नहीं, बस मुझे छोटी सी ट्रीट दे देना इसके बदले। जरूर मैम। तो चले? जी जरूर। इतनी बातचीत हो जाने के बाद सिलेंडर और उसकी बॉस फ्रॉक की शॉपिंग करने के लिए मॉल चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ जाकर फ्रॉक्स देखना शुरू करते हैं, लेकिन उसी मॉल में ट्विंकल भी शॉपिंग करने के लिए आई होती है और वो सिलेंडर को किसी लड़की के साथ देख लेती है। पर सिलेंडर को इस बात की कोई भी भनक नहीं होती, जिसके बाद ट्विंकल उन दोनों का दबे पांव पीछा करना शुरू कर देती है। तभी सिलेंडर की बॉस उससे कहती है, ये वाली देखना कैसी लग रही है? ठीक है, पर ज्यादा खास नहीं है। अच्छा, तो ये वाली कैसी लग रही है? ये वाली काफी अच्छी है,
तो ये वाली ले लूं मैं? हाँ हाँ ले लीजिए। वैसे मेरे ऊपर अच्छी लगेगी ना? अरे आपके ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है। आप भी ना, बस तारीफ करने का मौका चाहिए आपको तो। अरे आप तो हो ही तारीफ करने लायक। अच्छा जी, और क्या क्या करने लायक हूँ मैं? अब क्या क्या बताऊं, बताना शुरू किया तो यही रात हो जाएगी। सच में आप बहुत अच्छे हैं शैलेंद्र जी, बिल्कुल अपने नाम की तरह। मेरी तो कभी इतनी तारीफ ही नहीं की, और इस छिपकली जैसे दिखने वाली की तारीफ किया ही जा रहा है, बस किया ही जा रहा है। आज तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं इन्हें, आने दो। अच्छा सुनो ना, जी बोलिए। वो मुझे ना बहुत भूख लग रही है, तो कुछ खाने चले? हाँ क्यों नहीं, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। आप घर से खाना खाकर नहीं आए थे क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं आया था खाकर, पर क्या है ना कि मेरी वाइफ को खाना ढंग से बनाना नहीं आता, तो खाना खाओ या ना खाओ एक ही बात है। ओह, कितना झूठ बोलते हैं ये। मुझसे कह रहे थे कि मेरे हाथ चूमने का दिल कर रहा है, और अब इस छिपकली के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। आप बोल लो झूठ, सारे झूठ आज निकाल ही दूंगे आपके। ओह, तो ये बात है। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन मैं आपके घर? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि आप मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं, तो इसका मतलब आप मेरे साथ चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? ये तो इन अपने घर ले जा रही है, मुझे कुछ तो करना होगा, वरना न जाने घर जाने के बाद उनके साथ क्या क्या करेगी। इसके बाद सिलेंडर और उसकी बॉस मॉल से बाहर जाने लगते हैं कि अचानक से ट्विंकल उनके सामने आ जाती है। जैसे ही सिलेंडर ट्विंकल को देखता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं, और फिर ट्विंकल उसके करीब आकर उससे गुस्से में बोलती है, क्या चल रहा है ये सब? ट्विंकल तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बात तो आप मुझे बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और आपका ऑफिस यहाँ कब से शिफ्ट हो गया? यार तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे और झूठ मत बोलो, मैं सब सुन चुकी हूँ। अरे आप एक बार इनकी बात तो सुन लीजिए। तुम तो कुछ बोलो ही मत, छिपकली कहीं की। ये तुम क्या कह रही हो ट्विंकल, तुम्हारी तमीज कहाँ चली गई? अच्छा जी, आपको मेरी तमीज दिख रही है, और ये जो आपके साथ मीठी मीठी बातें कर रही थी उसका क्या? तुम मेरी बात तो एक बार सुन लो, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? इतना सब होने के बाद सिलेंडर ट्विंकल को सारी बातें साफ साफ बता देता है कि आखिर किस तरीके से उसने उसकी पसंदीदा फ्रॉक जला दी थी, और फिर अपनी बॉस की मदद लेकर वो उसके लिए वैसी ही फ्रॉक लेने दोबारा मॉल आया था। जिसके बाद सिलेंडर उसे उसकी फ्रॉक देते हुए बोलता है, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, थोड़ा तो भरोसा कर लेती मुझ पर। माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आप पर शक किया, और आप भी मैम प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। इट्स ओके यार, वैसे भी आपने जो किया वो गलत नहीं था, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सिलेंडर और ट्विंकल वापस अपने घर लौट जाते हैं, जहां एक बार फिर से ट्विंकल सिलेंडर से माफी मांगती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है, और एक दिन सिलेंडर उसे एक वेकेशन पर ले जाता है, और वहाँ पर उसे वो बहुत ही अलग अलग डिजाइन्स की फ्रॉक्स दिलवाता है। इतना ही नहीं, जहाँ सिलेंडर अपनी बीवी ट्विंकल से प्यार जताता है, तो वहीं ट्विंकल भी अपने पति पर हमेशा के लिए शक करना छोड़ देती है, और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये फ्रॉक वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। मीना एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे अंग्रेजी झाड़ने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन वो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स से बातें कर रही थी। कुछ देर तो वो नॉर्मली हिंदी में बात करती है, लेकिन जब उसका क्रश शिवा उसके सामने से गुजरता है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने लगती है। Sakshi, let's go to the club and we have lots of fun. Yeah, Meena, you are right. Today we have lots of fun. But suddenly तू ऐसे इंग्लिश में talking क्यों कर रही है? Just casually यार। So, कितने बजे मिलोगे तुम सब? Okay, both of you meet me at 6. Okay baby, done. Done. तीनों अपने अपने घर के लिए निकल जाती हैं। उस वक्त शिवा भी अपनी बाइक से जा रहा होता है। उसके सामने ही मीना की हील्स टूट जाती हैं, और वो कहती है, What the hell is this? How will I go my home now? शिवा उसके पास आता है और बोलता है, Can I help you, miss? No, it's okay. I will manage. अरे मान जाइए, एंड आई नो तुम मेरी ही क्लासमेट हो।
काफी बार देखा है तुम्हें। कम ऑन, आई ड्रॉप यू। ओके, तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है। इतना कहकर मीना उसकी बाइक पर बैठ जाती है और बाइक से उसे कसकर पकड़ लेती है, जिसके बाद वो दोनों रास्ते में बातें करते हुए जाने लगते हैं। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? माई सेल्फ मीना चतुर्वेदी। ओह, दैट्स नाइस। एंड माय नेम इज शिवा, एम आई राइट? तुम्हें कैसे पता? बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट। ओके, अब किस तरफ टर्न करूं? बस आगे से लेफ्ट, देन मेरा घर आ जाएगा। शिव उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है और घर आकर मीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने कमरे में आकर खुद से ही बात करते हुए बोलती है, आज तो मेरा जादू चल ही गया शिवा पर। आखिर कब तक बचता, मेरी इस ब्यूटी से आ ही गया ना मेरी पकड़ में। हाय, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। बस अब वो जल्दी से मुझे प्रपोज कर दे और बोले, मीना आई लव यू माई डार्लिंग। ऐसे ही अगले दिन वो एक हॉट सी ड्रेस पहनकर अपने कॉलेज जाती है। दोनों लेक्चर लेते वक्त एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब शिवा तो उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो जैसे ही उसकी तरफ आता तो मीना अपने दोस्तों के साथ बिजी होकर वहाँ से चली जाती। ऐसा उसने शिवा के साथ 4-5 दिन तक लगातार किया ताकि वो उसकी तरफ खींचा चलाए। और फिर एक दिन जब वो लाइब्रेरी की तरफ जा रही होती है तो शिवा उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है और उसके हाथों को पकड़कर बोलता है, मीना, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मतलब? मैंने क्या किया है? तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं नहीं तो, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। मीना, मैं तुम्हारी बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझसे बात करो। क्यों नहीं कर सकते? Cause I love you. Really शिवा, I love you too. अच्छा, तुम भी करती हो? कब से? तुम तो मुझसे बात ही नहीं करती थी ना? फिर? You don't know how much I love you. So why didn't you tell me? मुझे लगा कहीं तुम मेरे प्यार को नहीं अपना पाओगे। वक्त गुजरता जाता है। दोनों अब कॉलेज में भी एक साथ रहने लगते हैं, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ महीनों बाद दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं और घर वालों की मंजूरी से धूमधाम से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और मीना भी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से उठा लेती है। वक्त यूं ही बीतता जाता है और मीना अपनी सास स्वर्णा के आगे भी कभी कभी इंग्लिश में बात कर लिया करती थी। तभी एक दिन मीना अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, दिस इज योर टी। क्या बहू, क्या फिस्टी? माँ जी, मैंने इंग्लिश में बोला, ये लीजिए आपकी चाय। अच्छा बहू, अच्छा तो ये मुझे भी सिखा देना। माँ जी, ये आपके बस की बात नहीं है, रहने दीजिए। अरे बहू तो सिखाना, मैं कोशिश करूँगी। वैसे भी तुझे तो पता ही है, वो सामने वाली सुनीता अपनी बहू से कैसे अंग्रेजी में चपड़ चपड़ करती रहती है। ऐसे बोलती है ना, बहू आज मैं ईटिंग पराठा। माँ जी, वो ऐसे नहीं, वो ऐसे होता है। टुडे आई विल हैव पराठा इन माई ब्रेकफास्ट। क्या? टुंडी ईट पराठा, ऐसे ही ना बहू? अरे माँ जी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको सब सिखा दूंगी। वक्त बीतता जाता है। मीना घर का काम भी करती, साथ ही अपनी सास को इंग्लिश बोलना भी सिखाती। मीना अपनी सास को इंग्लिश का अखबार पढ़ाती तो कभी कभी इंग्लिश सीरियल्स भी दिखाती। अब स्वर्णा कुछ टूटी फूटी इंग्लिश बोलना सीख गई थी। स्वर्णा ने सभी के आगे अंग्रेजी कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने अपने बेटे शिवा के आगे अभी तक अंग्रेजी नहीं बोली थी। और शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वो शिवा से कहती है, माई बेटा इज कमिंग। शिवा, यू खाना खाएंगे बेटा। माँ, आपकी इंग्लिश। ओह, क्या हुआ बेटा, माई इंग्लिश को? इज देयर एनी दिक्कत? माँ, बहुत खतरनाक इंग्लिश है आपकी। सुनकर ही पैरों के नीचे धरती फटिंग। अच्छा सच बेटा, मैं और सुनाऊं? नहीं नहीं माँ, मैं खाना खा लेता हूँ। इतना सब होने के बाद शिवा अपनी पत्नी मीना के पास जाता है और उससे बोलता है, मीना, ये माँ को क्या हो गया और उनको इतनी इंग्लिश कहाँ से आ गई? अजी आप पूछिए ही मत,
थोड़े टाइम पहले सामने वाली पड़ोसन की नकल से माँ जी ने मुझसे इंग्लिश सीखने की जिद कर ली और मैंने उन्हें सिखा भी दी, लेकिन माँ जी ने तो एक नए लेवल की इंग्लिश का आविष्कार कर दिया। ओह, तो ये बात है। मैं क्या करूं? माँ जी की इंग्लिश सुन के तो कभी कभी मुझे भी दिल का दौरा आते आते रह जाता है और कभी कभी बहुत हंसी भी आती है। जब वो बोलती है ना, आई एम जाइंग, आई एम आइंग, तो बड़ी ही प्यारी लगती है। हाँ, तुम माँ के साथ रहती हो ना, इसीलिए मैंने सुनी तो मेरा दिल ही कांप गया। अगले दिन शिवा ऑफिस जा रहा होता है। सास बहू दोनों शिवा को बाइक पर जाते हुए बाय कर देती हैं। तभी शिवा की बाइक गिर जाती है और जल्दी से वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां डॉक्टर उनसे पूछता है, क्या हुआ माता जी, कैसे लगी इनको इतनी चोट? डॉक्टर साहब, दिस इज माय लौंडा गिरोंडा फ्रॉम हीरो होंडा, हड्डी टूटिंग, जल्दी जल्दी पट्टी डूइंग। स्वर्णा की बात सुनकर डॉक्टर बेहोश हो जाता है। ये देखकर पास खड़ी मीना बोलती है, माँ जी, मैंने कहा था ना कि आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आपकी इस इंग्लिश को सुन के डॉक्टर भी बेहोश हो गए। मीना डॉक्टर के ऊपर पानी छिड़कती है, जिसके बाद वो होश में आते हैं और मीना उनसे कहती है, डॉक्टर साहब, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। माता जी की इंग्लिश, वैसे क्या प्रॉब्लम है इनको? सर, ये ऑफिस जा रहे थे और इनकी बाइक स्लिप हो गई और इन्हें चोट लग गई। डॉक्टर शिवा का चेकअप करके उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। साथ ही कुछ दिनों के लिए उसके हाथ पर प्लास्टर बांध देते हैं, ताकि अगर कोई थोड़ी बहुत चोट हो भी तो वो ठीक हो जाए। कुछ ही देर बाद शिवा होश में आ जाता है और दोनों सास बहू मिलकर उसे घर ले जाती हैं। घर जाने के बाद उसकी माँ उसे खतरनाक इंग्लिश में डांटते हुए बोलती है, शिवा, तू अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं होता बेटा? इतना स्माइलिंग लेकिन यू नॉट लिसनिंग माय बात। बहू, फ्रिज से फ्रूट्स लाएं और इसको खिलाएं, जिससे इसको ताकत आएंगी। माँ जी, यू आर सही बोलिंग और अभी मैं इनके लिए फ्रूट कटिंग। इस तरह पूरा परिवार हंसते खेलते रहने लगता है। अब स्वर्णा के साथ साथ मीना और शिवा भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं और पूरे परिवार मिलकर हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देता है और अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सास बहू की अंग्रेजी की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी सास बहू जिन्हें टूटी फूटी ऐसे इंग्लिश बोलने में बहुत मजा आता हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।